दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकाडमी में। और जैसा कि देख रहे हो कि आज का जो क्लासेस है हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का जो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, हम लोग उस पर बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? फ्रांसीसी के बारे क्रांति के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप देखोगे कि जो हम लोग इससे पहले जो वीडियो लिए थे उसमें लोग इंट्रोडक्शन पार्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ साथ जो फ्रांस के जो राजा लुई 16 हैं उनके बारे में, उनकी वाइफ के बारे में यानी कि मैरी एंटोनेट के बारे में, और जो वहाँ की जो प्रजाएं हैं, प्रजा जो 3 स्टेट में बटी हुई थी, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, उसमें से जो जनसंख्या थी उसमें तृतीय स्टेट का जो जनसंख्या था वो ज़्यादा था। और बेसिकली वो जो तृतीय स्टेट के जो लोग हैं वही लोग जनसाधारण लोग थे, यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों की क्वांटिटी उसी में थी। तो हम लोगों ने इस पे देखा था, उसमें से हम लोगों ने देखा था कि कितने जो परसेंट होते हैं वो भूमिहीन किसान हैं, कितने परसेंट जो है वो पादरी वर्ग के हैं और कितने परसेंट है जो अपने भूस्वामी के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। तो टोटल हम लोगों ने इन सारे बातों पे बात किया था। तो ये वाला वीडियो देखने से पहले मैं बोलूँगा कि आप प्लेलिस्ट पे जाके सबसे पहले जो हमारा जो और जो आगे का जो वीडियो डाला हुआ है आप वो देख ले, ताकि आपको ये वाला जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिएगा आज का जो सेशन है हम लोग उसमें बात करेंगे कि जो प्रथम स्टेट थे या जो द्वितीय स्टेट या तृतीय स्टेट, तो उनकी जो कर व्यवस्था थी वो क्या थी, और कुछ ऐसी एक विपदा हुई, प्राकृतिक विपदा आई जिसके कारण फ्रांस की जो जनता है उनको जीविका संकट का भी उत्पन्न हो गया। तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया है कि जो जनता थी, आप लोग को पता है कि जो फ्रांस है, फ्रांस टोटल 3 पार्ट पे बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो अगर आप प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट का मैं बात करूं तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो कर होता था वो तृतीय स्टेट को दिया जाता था। लेकिन जो बाकी जो 2 स्टेट बटे, या प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, तो प्रथम स्टेट में आपको पता है कि पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट में आपका कुलीन वर्ग था, और तृतीय स्टेट में जो बाकी जो बच्चे वो सारे आ जाते थे। तो आप यहाँ पे जब भी मैं प्रथम स्टेट की मैं बात करूं तो जो प्रथम 2 स्टेट है, यानी कि जो प्रथम 2 स्टेट है, यानी कि प्रथम 2 स्टेट कौन सा? तृतीय स्टेट को छोड़ के जो प्रथम 2 स्टेट है, यानी कि मैं एक बात कर रहा हूं कुलीन वर्ग का और दूसरा मैं बात कर रहा हूं पादरी वर्ग का। किसका मैं बात कर रहा हूं? कुलीन वर्ग का और पादरी वर्ग का। तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के अगर मैं लोगों का बात करूं तो उनको जन्मजात से ही उनको विशेष अधिकार प्राप्त था। उनको एक विशेष, मैं बात करूंगा कि उनको एक विशेष अधिकार दिया गया था, उनको विशेष फंडामेंटल राइट दिया गया था। तो वो अधिकार क्या थे हम लोग उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो प्रथम स्टेट और जो द्वितीय स्टेट के लोग थे उनका क्या काम था, उनको क्या राइट्स दिए गए थे। तो आपको पता है कि जो प्रथम स्टेट के जो लोग होते थे यानी कि पादरी वर्ग, वो चर्च में काम करने वाले लोग थे। और जो द्वितीय स्टेट के जो लोग थे वो कौन थे? जो भूर्वो राजवंश के जो अधीन थे, यानी कि जो उनके जो सबसे समक्ष वाले जो व्यक्ति थे वो द्वितीय स्टेट के लोग में आते थे। यहां तक बात क्लियर है? तो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मैं बात करूं कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट की तो मैंने बात कर दी, लेकिन ये अगर हम लोग देखेंगे कि हमको पता है कि तृतीय स्टेट के जितने भी लोग हैं उनको कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था फ्रांस में, लेकिन जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग थे उनको कुछ ना कुछ विशेष अधिकार दिया गया था। तो हम लोग उन विशेषाधिकारों के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं उन सारे विशेषाधिकार का मैं बात करूं तो आप देखोगे, आप क्या देखोगे कि पहली बात कि ये जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को का अगर मैं बात करूं तो इनको राज्य को जितना भी कर दिया जाना था, चाहे वो टाइद कर हो, चाहे वो टाइल कर हो, या तो फिर राज्य को कर देना था, किसी भी तरह का जो कर हो, तो उन सब से क्या थी? इनको छूट था। यानी कि जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे उनको किसी तरह का कोई कर नहीं देना पड़ता था। इनको कर मुक्ति का जो मैं बोल सकता हूं कि एक अधिकार दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति पादरी वर्ग का है या कोई व्यक्ति अगर कुलीन वर्ग का है तो उसको किसी भी तरह का कर नहीं देना पड़ता था। यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा आप देखोगे कि जो कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं उनको सामंत कर, क्या कैसा कर? सामंत कर किसानों से लेने का अधिकार था। यानी कि सामंत कर अब क्या होता है उसके मतलब समझिएगा। सामंत व्यवस्था यानी कि आपकी भूमि है, आप भूमि के मालिक हो, लेकिन उसी भूमि पर मैं कर लूंगा, तो वही जो व्यवस्था हो गया वो सामंत व्यवस्था हो गया। यानी कि भूमि आपका,
उत्पादन आपका, लेकिन कर आपको देना, जिसको भी देना पड़ेगा वही क्या होता है, सामंत व्यवस्था। तो जो सामंत व्यवस्था थी, जो कुलीन वर्गों को सामंती कर, कैसा कर, सामंती कर लेने का अधिकार था। किनसे अधिकार था, तो किसानों से। और आपको पता है कि ये जो किसान होते हैं वो तीसरे स्टेट के लोग होते हैं। कैसे स्टेट के लोग होते हैं, तृतीय स्टेट के लोग होते हैं। तो यानी कि पहले तो आपको ये जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग हैं उनको तो सभी तरह के कर से तो मुक्ति दे दी गया। साथ में क्या किया, जो कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं उनको सामंती कर, कैसा कर, उनको सामंती कर लेने का भी क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया। और साथ में और एक चीज कर दिया गया कि जितने भी आप किसानों का काम के बारे में देखोगे, जितने भी आप किसानों के काम के बारे में देखोगे, तो जितने भी किसान होते हैं वो अपने स्वामियों के घरों में, यानी कि ये जो कुलीन वर्ग है या जो पादरी वर्ग है उनके घरों में एवं उनके जो खेत होते हैं वहां पे क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। और साथ में जो किसान वर्ग के जो लोग हैं, यानी कि जो तृतीय स्टेट के जो लोग हैं, उनको क्या करना पड़ता था कि सेना का जो सेवा होता था उसमें भी उनको भागीदारी लेना पड़ता था। यहां तक कर भी वो देते थे और उनके घर में काम भी वो करते थे, उनके खेतों में काम करते थे। साथ में जो राज्य होता था, तो राज्य की जो सेना की जो सेवाएं होती हैं, जो सेना की जो जरूरतें होती हैं, उनको भी पूरा करने का काम कौन करता था, जो किसान यानी कि जो तृतीय स्टेट के जो लोग होते हैं वो क्या करता था। यहां तक बात कर रहे हैं। साथ में जितने भी तरह के सड़क निर्माण का आप देखोगे उन सब में भी इनको क्या देना पड़ता था, सहयोग देना पड़ता था। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर अगर ये सहयोग देते थे तो क्या इनको अपने मनमर्जी से सहयोग देना पड़ता था कि इनसे किसी तरह का कुरूपताएं या किसी तरह का व्यवहार किया जाता था। तो हाँ दोस्तों, अब इनसे जो जितने भी काम ली जाती थी इनको बाध्य होकर वो काम करना पड़ता था। यानी कि काम करना या नहीं करना उनके पक्ष में नहीं था, उनके पक्ष में एक ही चीज था कि तुमको काम करना पड़ेगा। तो यहां तक बात क्लियर है। हम लोगों ने क्या देखा कि जो फ्रांस का जो 3 स्टेट था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, तो उसमें से जो तृतीय स्टेट था वो सबसे ज्यादा कर देता था और उसको ही सारे कर देना पड़ता था क्योंकि उनकी जो जनसंख्या थी वो ज्यादा थी और वो जो कैसे थे, वो किसान वर्ग के जो लोग होते थे। अभी जो तृतीय स्टेट के जो लोग होते हैं उसमें से जो 2 स्टेट बच्चे यानी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट जो बचते हैं, यानी कि मैं बोलूंगा प्रथम स्टेट और जो द्वितीय स्टेट बचते हैं, इन दोनों को जन्म से अधिकार था कि तुम लोग कर नहीं दोगे, पहला काम। दूसरा क्या था कि ये जो कुलीन वर्ग है यानी कि जो दूसरा स्टेट के जो आदमी है उनको तृतीय स्टेट के जितने भी किसान होते हैं उनसे कौन सा कर लेने का अधिकार था, सामंती कर लेने का उनको अधिकार था। अब ये जो तृतीय स्टेट के जो लोग होते हैं, जैसे जितने भी किसान हो गए, वो उनके घर में काम करते थे, उनके खेतों में काम करते थे, जितने भी तरह के सेना का सेवा होता था वहां पे भी उनको सेवा देना पड़ता था। साथ में सड़कों का अगर निर्माण हो गया या कुछ भी राजा के घर का भवन बनाना हो तो वहां पे भी उनको सहयोग देना पड़ता था। और ये जो सहयोग था वो कैसा था, ये जबरदस्ती का सहयोग उनको देना पड़ता था। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि जो पूरी जो हम लोगों ने देखा कि फ्रांस में जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग हैं, कैसे प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग हैं उनको किसी भी तरह का कर नहीं देना पड़ता था। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग हैं उनको किसी भी तरह का कर नहीं देना पड़ता था। लेकिन जो आम जनता है, जो साधारण जनता है, जो तीसरे स्टेट के जो लोग होते हैं उनको कर देना पड़ता था। उनको क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। तो उनको टोटली अगर आप देखोगे तो उनको 2 कर देना पड़ता था और 1 कर देना पड़ता था जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में जानते हैं। एक तो प्रत्यक्ष और क्या होता है, अप्रत्यक्ष। तो जो प्रत्यक्ष कर था वो टाइल कर था और जो अप्रत्यक्ष कर था वो कैसा कर था। वो सीधा सा बात है कि जो चीज आप खा रहे हो, जो रेगुलर बेसिक पे जो चीजें आप कर रहे हो, उन सारे चीजों में राज्य को टैक्स देना पड़ता था, राजा को कर देना पड़ता था। तो वो जो कर था वो कैसा कर था, अप्रत्यक्ष कर था। तो हम लोग देखेंगे टोटल अगर ऐसा जनरली बोला जाता है कि फ्रांस में कितनी तरह की कर व्यवस्था थी, तो आपको 2 ही कर व्यवस्था के बारे में लिखना है कि वहां पे टोटली 2 तरह की कर व्यवस्थाएं थी। लेकिन उसके भी अंदर का पार्ट होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर 1 का को, तो उसी तरह ये सारा कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो फ्रांस था, तो जो लुई सोलवा का जब शासनकाल चल रहा था तो उस समय 2 तरह की करें जो है वो फ्रांस की जो जनता है या जो फ्रांस के किसान है उनको देना पड़ता था, तृतीय स्टेट के लोगों को देना पड़ता था। तो वो 2 कर क्या है सर, तो एक तो वो टाइद है और दूसरा क्या है, टाइल है। पहला क्या टाइद है और दूसरा क्या है, टाइल है। टाइड और टाइल नाम में बहुत कंफ्यूजन है, एक में 2 की मात्रा है और एक में लॉ की मात्रा है, वो बात याद रखिएगा। एक टाइद और दूसरा क्या है, टाइल। तो टाइल क्या है और टाइद क्या है, हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
अब अगर हम लोग टाइल का या टाइद का बात करें, किसका बात करें, टाइल का और टाइद का, तो पहले देखते हैं टाइल क्या है। तो टाइल के बारे में बात करें तो ये जो कर था ये पादरियों को देना पड़ता था। किनको देना पड़ता था? पादरी जो वर्ग था, जो पादरी वर्ग था, यानी कि जो चर्च में काम करने वाले लोग थे, जो चर्च में काम करने वाले जितने भी वर्ग थे उनको देना पड़ता था ये कर। तो पादरी कर क्या था? तो जो चर्च के जो लोग होते हैं, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। कैसा कर था? ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। तो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि कौन सी कर व्यवस्था जो थी वो धार्मिक कर व्यवस्था थी। तो आपको क्या बताना है कि जो ताइद कर था, कैसा कर, जो ताइद कर व्यवस्था जो थी वो कैसा कर व्यवस्था था? वो एक प्रकार का धार्मिक कर व्यवस्था था। अब ये कैसा था? क्योंकि आप देखोगे कि ये जो ताइद कर था वो चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। कैसा कर था? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। यानी कि सीधा सा समझ लो कि फ्रांस के जितने भी पादरी लोग थे जो चर्च की पूजा करते थे या चर्च के जो काम करते थे, तो जैसे हमारी हिंदू समाज में एक तरह का मैं बोल सकता हूँ जो ब्राह्मण लोग होते हैं, तो वो आपके यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और पूजा करने के साथ वो दक्षिणा लेते हैं अपना। तो उसी तरह के जो जितने भी जो पादरी वर्ग के जो लोग होते हैं, तो जो पादरी वर्ग के जो लोग होते हैं वो क्या करते थे, जो फ्रांस की जो आम जनता है, जो तृतीय स्टेट की जो जनता है, उससे चर्च का यानी कि चर्च का एक कर लेता था। और वो कर कैसा था? एक धार्मिक कर था। कैसा कर था? एक धार्मिक कर था। अब आपके क्वेश्चन मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये तो आपने बता दिया कि जो ताइद कर था वो तो धार्मिक कर था, अब उस कर का कितना उसको पैसा देना पड़ता था या क्या देना पड़ता था? तो आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण आते हैं पूजा करने के लिए तो हम लोग पैसे भी देते हैं और साथ में कुछ चावल भी देते हैं। तो उस समय तो पैसे की बहुत ज्यादा तंगी थी, लेकिन वहां पे किसान जो थे वो अच्छे खासे उपज करते थे। तो जो ये ताइद जो कर था, जो ये ताइद कर था, इसमें क्या करता था कि जो भी किसान होंगे वो जितना भी अनाज उपज करेगा उस अनाज का जो 10वां हिस्सा जो होगा उस हिस्से को क्या करना पड़ता था? उस ताइद को यानी कि चर्च को वो कर अनाज देना पड़ता था। समझो क्यों मैं बता रहा हूं, उसको एक्सप्लेन करता हूं कि जो ताइद होता था वो कैसा था? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था और ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। कैसा कर था? ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। अब ये अगर धार्मिक कर है तो कितना कर लेता था? सर क्वेश्चन आपके पास आ सकता है मन में कि सर कितना कर लेता था, कितना पैसा या कितना मेरे को अनाज चुकाना होता था? तो वो जो अनाज चुकाना होता था वो तो जितना भी किसान उपज करे उस उपज का जो 10वां हिस्सा होता था उसको देना पड़ता था। उसको क्या देना पड़ता था? देना पड़ता था। इसलिए मैंने लिखा है कि किसान द्वारा उपज के 10वें हिस्से के बराबर वो कर होता था। अगर समझने के तौर पे कि अगर कोई किसान 100 किलो अगर चावल वो उत्पादन कर लेता है, तो जो 100 किलो अगर मान लो कि वो चावल उत्पादन कर रहा है, तो उस 100 किलो को हम लोग क्या करते थे? 10 बराबर भागों में बांटते थे। तो 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो यानी कि 10 1 भाग 10 के बराबर आएगा। तो उसी तरह 10 गुना 10 होगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यानी कि उसको 10 भाग, यानी कि उसको जो क्या होता था, 10 किलो का जो भाग है उसको चर्च को क्या करना पड़ता था? ताइद के रूप में हमको देना पड़ता था। ये बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं टाइल का, तो टाइल क्या था? ये एक प्रत्यक्ष कर था। अब प्रत्यक्ष कर मतलब देखो, ये तो जो चावल का जो 10वां हिस्सा है उसको तो टाइल कर यानी कि चर्च ले गया। लेकिन अगर मैं टाइल का बात करूं, किसका मैं बात करूं? टाइल का। तो टाइल जो कर व्यवस्था थी वो राज्य सरकार द्वारा जनता से सीधा लिया जाने वाला कर था। यानी कि मैं बोलूं एक डायरेक्ट कर था जो राज्य सरकार उससे कर लेती थी। कैसा? डायरेक्ट जो कर था वो ले लिया करती थी। किसके? टाइल के थ्रू से जो सरकार होती थी वो कर लेती थी कि आप मेरे क्षेत्र में रह रहे हो, आपको मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूं, आपकी मैं सुरक्षा कर रहा हूं, तो उसकी मेरे को पैसे दो, उसका मेरे को कर दो। तो जो सीधे रूप से जो वसूल किया जाने वाला कर था किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। तो वो कर कैसा था? वो ताइल कर था। कौन सा कर? ताइल कर। तो इसमें कभी कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि जो ताइद कर है वो कैसा कर था? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। कैसा? एक धार्मिक कर था
जबकि ताइल जो कर था वो राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। और ये कर व्यवस्था कैसा था, ये जो ताइल जो कर था वो राज्य सरकार डायरेक्टली आके आपसे ले लेती थी, तो इसीलिए वो कर कैसा था, प्रत्यक्ष कर था। अब कुछ कुछ जो सामान्य होती थी जो राज्य सरकार क्या करती थी वो अप्रत्यक्ष कर के रूप में भी लेती थी। अप्रत्यक्ष कर यानी कि उसमें राज्य सरकार कभी ये नहीं दिखाएगा कि मैं आपसे कर ले रहा हूं, लेकिन वो किसी ना किसी माध्यम से आपसे वो कर का या पैसे का डिमांड करता था। जैसे कि मान लो कि आप बिस्किट खा रहे हो, तो उसमें भी आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो जीएसटी लगाती है, उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। कोई बच्ची अगर मेकअप का किट खरीदते हैं तो उसमें भी उनको टैक्स देना पड़ता था। आप कपड़े खरीदते हो उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। आप जियो की रिचार्ज करवाते हो, आप एयरटेल की रिचार्ज करवाते हो, वोडा का रिचार्ज करवाते हो, उसमें भी आपको सर्विस टैक्स देना होता है। तो उसी तरह कुछ टैक्सेस जो होती हैं वो कैसे टैक्स थी, जो अप्रत्यक्ष कर थी। और ये जो कर था तो वो जो रोजाना जितने भी वस्तुओं का आप उपयोग करते हो उन पर लगाया गया कर था। कैसा कर, जो सामान आप रोजाना उपयोग करते हो उन पर भारी मात्रा में कैसा कर, एक अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। किसके द्वारा, फ्रांस के सरकार के द्वारा। अब लोग सर जैसे नमक कर के बारे में आप सुन लो, जैसे आप तंबाकू कर के बारे में सुन लो, तो ये सारे जो कर थे वो कैसे कर थे, अप्रत्यक्ष के रूप में वो कर लिया करता था। यहां तक बात करें। अब बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, तो सर आप मेरे को ये बताइए कि वो तो ताइल कर ले लिया, उसमें से भी वो प्रत्यक्ष कर लिया, उसमें से एक अप्रत्यक्ष कर लिया, तो अब आप मेरे को ये बताइए कि सर क्या फ्रांस की जो सरकार थी वो क्या सर कर पे ही अपना पूरा साम्राज्य खड़ा करके रखा हुआ था? तो जी हां, जो फ्रांस की जो सरकार थी वो जो सारी जो कर व्यवस्था के कारण ही वो अपना साम्राज्य चला पा रही थी, टिका पा रही थी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब लुई सोलवा फ्रांस का राजा बना तो उस समय फ्रांस की जो पूरी जो राजकोष थी वो क्या थी, जीरो थी। अब उसको राज्य चलाना है, तो मैंने बोला था वो कर पे वृद्धि किया था। तो अब देख रहे हो कर क्या क्या था, एक ताइद कर था, एक ताइल कर था। तो यही सारे वो कर लिया करता था। और ये जो ताइल कर था ये कैसा था, प्रत्यक्ष कर था। और एक अप्रत्यक्ष भी कर वो लेता था लुई सोलवा। और वो कर कैसा था, वो रोजाना जितने भी सामान आप खरीद रहे हो उस पर भी भारी मात्रा में आपको कर देना पड़ता था। यानी कि जितने भी सारे उसकी जो राज व्यवस्था थी, स्कूल चलाने में, विद्यालय चलाने में, हॉस्पिटल चलाने में, सड़क बनवाने में, और भी जो सारे कुछ चीजें होती थी, उन सारे करों के सहारे ही जो कामकाज होता था फ्रांस का वो चलता था। और जितने भी सारे कर हैं उनको जनता से ही वो क्या करता था, वहन करता था। जनता को ही वो सारे कर देना पड़ता था। यानी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को किसी भी तरह की कर नहीं देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनको जन्म से ही अधिकार प्राप्त था कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों से कर नहीं लिया जाएगा। तो जो आम जनता है उसी को सबसे ज्यादा कर देना पड़ता था। यहां तक आपकी बात क्लियर है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब आप देखोगे कि जितनी भी तरह की करें ली जाती थी फ्रांस के सरकार के द्वारा, यानी कि लुई सोलवा के शासनकाल के दौरान, तो उसमें एक चीज हमको देखने को मिला कि ये जो ताइद कर का मैं बात करूं या ताइल कर का बात करूं या रोजाना जो जिंदगी का जो कर लगता था, जो अप्रत्यक्ष कर लगता था, उससे एक बात तो साफ था कि जो फ्रांस की जनता है वो लोगों पे जाती ही वो अत्याचार कर रहा था, जो मैं इंट्रोडक्शन में भी क्लास में मैं आपको बताया था। तो ये जो कर व्यवस्था था इससे इतना ज्यादा प्रभावित हुए लोग, इससे इतना ज्यादा लोग प्रभावित हो गए कि उनका जो जिंदगी था और वो जो जिंदगी को जी रहे थे उनके लिए भी उनको क्या करना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था। तो उनको जीने के लिए, किसके लिए, जीने के लिए भी क्या करना पड़ता था, उनको संघर्ष करना पड़ता था। मैंने क्या बताया कि जितनी भी तरह की जो कर व्यवस्थाएं जो फ्रांस की सरकार द्वारा ली जाती थी या लुई सोलवा के शासन काल में ली जाती थी, तो उससे जो फ्रांस की जनता है, जो फ्रांस के जो लोग हैं, उनको इतनी स्थिति, इतनी गंभीरता आ गई थी कि उनको जीने के लिए बहुत तरह का संघर्ष करना पड़ता था। तो पहला तो रीजन ये था कि कर व्यवस्था ली जाती थी। और दो तरह के जो रीजन थे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि खाली कर के थ्रू से तो ये सारे कुछ इतना जीने के लिए संघर्ष तो नहीं करना पड़ता होगा, और भी कुछ सारी चीजें होंगे जिनके कारण जो फ्रांस का जो सरकार है या जो फ्रांस की जो पूरी जो बागडोर है उसमें प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो जो बाकी क्या क्या है हम लोग उस पर थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। तो अब देखोगे कि अगर 1715 का मैं बात करूं, कब का मैं बात करूं, 1715 का मैं अगर बात करूं तो 1715 यानी कि 1714 में तो
लुई 16वां शासन पे बैठा था। तो जब 14 पे बैठा, उसके एक साल के बाद जनगणना किया गया फ्रांस का। तो उस जनगणना में टोटल आप देखोगे तो 2.3 करोड़, कितना 2.3 करोड़ जो थी वो जनसंख्या थी किसकी, फ्रांस की। लेकिन अगले आप देखोगे जब लुई 16वां मरा, कितना में 1789 में मरा, उसकी हार हो गई और वो मरा जनता के थ्रू से, या वो हारा। तो जब 80 में जब जनगणना किया गया 1780 में, तो उस समय जो फ्रांस की आप टोटल अगर जनसंख्या का बात करोगे तो कितना था, 2.8 करोड़ था। आप सोचने वाली बात है कि कुछ ही सालों में ये जनसंख्या जो है वृद्धि कर जाता है, कुछ ही सालों में ये जो जनसंख्या होता है ये वृद्धि कर जाता है। तो ये जो वृद्धि था, ये वृद्धि दर कैसा था, बहुत तेजी से हो रहा था। क्योंकि देखो कि 15 में इतना था और 80 में ये 2.8 करोड़ हो जाता है, तो टोटल आप देखोगे तो 7 करोड़ इजाफा होता है। यानी कि जनरली कुछ मात्रा में लाखों लोग जो होते हैं वो पर साल के एवरेज पे वो क्या होते थे, वो जन्म लेते थे। बात क्लियर है? पर साल के एवरेज से अगर लाख के एवरेज होता था, तो ये जो जनसंख्या में जो तेजी थी, जो जनसंख्या में जो तेजी थी, कितना 2.3 करोड़ से जो 2.8 करोड़ की जो तेजी थी लुई 16वां के शासनकाल में, तो जनसंख्या में जो आप वृद्धि देख रहे हो, जनसंख्या में जो वृद्धि हुई और ये जो लुई 16वां जो कर में वृद्धि किया, तो इससे जो फ्रांस की जनता थी वो बहुत तरह से प्रभावित हुआ। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर जनसंख्या के वृद्धि होने से या कर में वृद्धि होने से क्या इफेक्ट पड़ा, या तो फिर जनता ऐसा क्या घटना घटा कि जो जीने का सर संघर्ष हो गया, यानी कि लोगों को खाने तक के लाले पड़ गए, लोग खाने तक का उनके पास सामान नहीं था। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जितना भी जो कर होता था, जितनी भी जो टैक्सें होती थी, जितने भी तरह के कर हो, चाहे वो धार्मिक कर हो, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष कर हो, देना किसको पड़ता था? देना तो किसान को ही पड़ता था ना। और पैदावार भी कौन करता था? किसान करता था। यानी कि उत्पादन भी करे राम और कर भी चुकाए राम और खाए कौन? श्याम। समझ रहे मेरी बात? उत्पादन भी करे राम और कर भी दे राम और खाए कौन? श्याम। तो जो राम जो बंदा है, जो कर देने वाला जो बंदा है, उसी को उत्पादन भी करना है और उसी को कर भी देना है और खरीदना भी उसी को है। क्योंकि जो बाकी जो जनता है, जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट की जो जनता है, उनसे तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको तो कर नहीं देना पड़ता था। उनको बस क्या करना होता था कि अपने पैसे से जाकर उसको खरीदना पड़ता था। लेकिन जो तृतीय स्टेट के जो लोग होते हैं उसको खाना भी पड़ता था और खरीदना भी पड़ता था। तो इससे सर क्या प्रॉब्लम हुआ? अब सर फिर से बात घुमा रहे हो, प्रॉब्लम क्या, आप ये बताओ ना। तो देखो प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो जनसंख्या में जो तेजी आया, जो 2.3 करोड़ से जो 2.8 करोड़ की जो जनसंख्या हो गई, इससे जो उत्पादन करने वालों की जो संख्या थी वो तो इतनी ही थी। उनकी तो उत्पादन करने की जो शक्ति, उत्पादन जो करते थे किसान, उनकी तो संख्या एक लिमिटेड संख्या थी। वो लोग तृतीय स्टेट के लोग थे। तो तृतीय स्टेट के लोग तो एक मैं बोलूंगा, अगर बोलने का मतलब है कि अगर ऐसा होता कि जो प्रथम स्टेट के लोग हैं वो अपना उत्पादन करके अपना खा लेते थे, तो उससे क्या होता था, कोई दिक्कत नहीं था। या दूसरे स्टेट के लोग जितने उत्पादन करते थे केवल दूसरे स्टेट के लोग खाते थे, तृतीय स्टेट में जो उत्पादन होता था वो तृतीय स्टेट के लोग खाते थे। तो इससे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि उत्पादन करने वाले केवल एक स्टेट जो प्रथम स्टेट था, और खाने वाला प्रथम स्टेट भी खाएगा, द्वितीय स्टेट भी खाएगा, तृतीय स्टेट भी खाएगा और राजा भी खाएगा। तो यहां पे जो जनसंख्या में जब वृद्धि हुई, तो जितने भी तरह के आप अनाज देखोगे, चाहे वो चावल की बात करो, धान की बात करो, तो उसका जो उत्पादन जितना भी होता था, उस उत्पादन से ज्यादा क्या होने लगा, खपत होने लगा। यानी कि बोलने का मतलब है कि अगर उत्पादन 100 किलो हो रहा है एक महीने में, तो जो खपत है वो उसका डबल या उसके 1.5 गुना, मान लेते कि वो 150 किलो उनको चावल चाहिए। चावल 100 किलो का उत्पादन हो रहा है, इधर टैक्स वगैरह देने के बाद, जितने भी तरह के टैक्सेस है वो 10% तायद कर देने के बाद, धार्मिक कर देने के बाद, प्रत्यक्ष कर देने के बाद, अप्रत्यक्ष कर देने के बाद, तो अगर मान लेते हैं कि उत्पादन अगर 100 किलो हो रहा है और खपत कितना हो रहा है, 150 किलो हो रहा है, तो ये जो 50 किलो का जो खपत है वो कहां से लोग पूरा करेंगे? क्वेश्चन यहां पे ये था कि अगर 100 किलो का उत्पादन अगर तृतीय स्टेट कर रहा है और खपत जो है वो धीरे स्पीडली बढ़ते बढ़ते अगर मान लेते वो 1.5 गुना बढ़ गया या उससे ज्यादा बढ़ गया, तो जो खपत को फिर पूरा कैसे करेगा? अब तो यहां पे क्वेश्चन था कि खपत को पूरा कौन करेगा, तो खपत को कैसे पूरा हो, इस पे बहुत ज्यादा चिंताएं थी।
अब ये जो जनसंख्या में वृद्धि हुआ तो अनाज की जो उत्पादन है वो तो उतनी ही रह गई, लेकिन जो खपत था वो उत्पादन से ज्यादा होता था, जिससे क्या हो गया, जो फ्रांस की जो मुख्य खाद्य थी, जो फ्रांस की जो मुख्य खाद्य थी, यानी कि खाने वाली जो सामान, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग सबसे ज्यादा चावल खाते हैं या गेहूं खाते हैं, तो उसी तरह जो फ्रांस के लोग ज्यादातर क्या खाते थे, पाव रोटी। कैसा क्या खाते थे, पाव रोटी। क्या खाते थे, पाव रोटी। तो क्वेश्चन आपके पास आएगा कि फ्रांस की मुख्य खाद्य फसल क्या, खाद्य पदार्थ क्या था, तो हमको क्या बताना है, पाव रोटी। क्वेश्चन क्या आएगा कि फ्रांस की प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या था, तो हमको क्या बताना है, पाव रोटी। तो जैसे ही आप देखोगे अनाज से जब जनसंख्या ज्यादा, जितना भी उत्पादन होता था उस उत्पादन से ज्यादा क्या होने लगा, जब खपत होने लगा अनाज का, तो जो मुख्य जो खाद्य पदार्थ थी पाव रोटी, उसका क्या हो गया, डिमांड बढ़ने लगा। क्योंकि आपने देखा कि 100 लोगों का खाने का अनाज था, लेकिन 150 लोग उस समय जनसंख्या में हो गए, तो 100 लोग तो खाना खा लिए, लेकिन जो 50 लोग हैं उनको तो भूखे रहना पड़ा, उनको तो कुछ खाए रहना पड़ा। तो भाई ऐसे तो पार नहीं होगा, एक दिन मान लो हो जाएगा, 2 दिन मान लो हो जाएगा, तो बाकी दिन वो क्या करेंगे, तो बाकी दिन तो उनको खाना होगा ना, तो खाए कैसे, तो खाएगा क्या, जो वहां की जो खाद्य फसल थी पाव रोटी, उसका क्या हो गया, मांग बढ़ने लगा, उनकी डिमांड बढ़ने लगा। और आपने डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ा होगा, मांग और पूर्ति में आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु का कीमत भी क्या होता है, आसमान छूने लगती है। अभी आप बोलने का मतलब है कि आप देखोगे एक चीज, सबसे चीज वाली बात, कि अभी आपको पता है कि जैसे मार्केट में कभी कभी आप देखोगे कि प्याज का रेट आसमान चढ़ जाता है, कभी कभी क्या होता है आलू का रेट बढ़ जाता है, कभी कभी टमाटर का रेट बढ़ जाता है। तो ये जो रेट, जब वो पाव रोटी का मांग बढ़ने लगा और भारी मात्रा में जो लोग हैं वो भूखे सोने लगे, तो जो खाद्य फसल जो पाव रोटी था, जो खाद्य पदार्थ पाव रोटी था, उसका मांग बढ़ा। जब मांग बढ़ा तो फिर जितनी भी तरह के जो कारखाने जो पाव रोटी उत्पादन करती थी या जो भी कुछ करते थे, वो क्या कर दिए, पाव रोटी का मांग को, क्या पाव रोटी की जो कीमत है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो पहला जो प्रॉब्लम था कि जनसंख्या बढ़ा, जनसंख्या बढ़ने से क्या हो गया, जो चावल की जो उत्पादन थी, जो अनाज का जो उत्पादन था वो तो लगभग सेम था, लेकिन जो खाने वाले लोग थे उनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई। जब जनसंख्या ज्यादा हो गई तो कुछ लोगों को तो चावल नसीबे नहीं होता था, खा ही नहीं सकते थे, खरीद नहीं सकते थे। तो जो पाव रोटी थी, जो फ्रांस की जो पाव रोटी जो मुख्य खाद्य फसल थी, उसका डिमांड बढ़ा। तो जब उसका डिमांड बढ़ा तो फिर लोग, दो उत्पादनकारी या दुकानदार क्या करने लगे कि उसकी जो कीमत है उसको क्या कर दिया गया, वो बढ़ा दिए। क्या कर दिए, उनकी जो कीमत है उसको बढ़ा दिया। अब जब उस कीमत को जब बढ़ा देता है, उसकी जो कीमत जब बढ़ा देता है, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग अब पाव रोटी भी खरीद नहीं पाने लगे। क्या हुआ कि लोग अब पाव रोटी भी खरीद पाने नहीं लगे। अब आप देखोगे कि अब आप बोलोगे सर कि तो मजदूर लोग क्या करता था, वो लोग तो काम करता होगा, अब मजदूर वर्ग को भी प्रॉब्लम होने लगा। क्योंकि आप देखो, आप अगर मेरे पास काम करोगे तो आपको कितना पैसा देना होगा ये तो मैं बताऊंगा, क्योंकि उस समय तो किसी तरह का कोई न्यूनतम मजदूरी मूल्य नहीं था, किसी तरह का कोई मजदूरी एक सेट नहीं था कि इतना ही उसको पैसा देना पड़ेगा। तो जो वहां के, जो मैं बोल सकता हूँ कारखाने के जो मालिक थे, वही लोग मजदूरों को क्या करते थे, पैसा को डिपेंड करते थे कि कितना पैसा देना है। अभी आपको पता है कि कोरोना काल में जब देश की जीडीपी रेट घटी, तो फिर सरकार ने क्या किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी पैसा काटा। अगर मान लो कि कुछ दिन पहले जब वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, तो अगर मान लो कि देश की अर्थव्यवस्था जब नीचे जा रही है, तो उनकी जो इनकम है, उनकी जो आय है, वो तो काटी सरकार। अब जब मान लो कि कभी ऐसा स्थिति आएगा, भूखमरी का स्थिति, भगवान न करे कभी ऐसा हमारे इंडिया में हो, मान लो कि कभी भूखमरी की स्थिति हो गई, तो जो लोगों की जो पैसे हैं, अगर तो उस समय तो वस्तुओं का दाम बढ़ेगा, तो सरकार उस समय क्या करेगी, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी तो दाम, उनका भी तो वेतन बढ़ाएगा ना, उनका भी तो पैसा बढ़ाएगा। लेकिन फ्रांस में ऐसा देखने को नहीं मिला। तो फ्रांस में क्या देखने को मिला कि जिस तरह वस्तु के कीमत में वृद्धि हो रही थी, उस तरह जो काम करने वाले जो मजदूर थे, उनकी पैसे में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ गया कि ज्यादातर जो मजदूर जो कारखानों में काम कर रही थी और वस्तुओं काम कर रही थी, तो जैसे ही वस्तुओं का दाम बढ़ा, जैसे ही वस्तुओं का दाम बढ़ने लगा, तो उनकी जो मजदूरी थी उनमें किसी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं हो रही थी, जिससे उनको पाव रोटी भी खरीदने का, जो सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला रोटी था पाव रोटी, और अनाज तक खरीदने का क्या होने लगा, प्रॉब्लम उनको होने लगा। अब जब इतना सारा कुछ होने लगा,
तो फिर इससे क्या दिक्कत हो गया कि जो लोग अमीर थे वो अमीर होते गए और जो लोग गरीब थे वो और अधिक गरीब होने लगे। जो अमीर थे वो तो अमीर होते गए और जो गरीब था वो गरीब होते गए। क्यों? क्योंकि अमीर कैसे हो रहे थे? जिनको समानती कर लेना वो तो लेगा ही, जिनको अपनी दाम में वृद्धि करना था पाव रोटी में वो तो बढ़ा ही दिया। लेकिन जो मध्यम वर्ग के जो तृतीय स्टेट के जो लोग थे, जो किसान लोग थे, जिनको उत्पादन करना है, उसी से खाना है, उसी से सब कुछ करना है, तो वो लोग क्या होने लगे? ज्यादा गरीब होने लगे। और जो अमीर था वो धीरे धीरे क्या होने लगा? अमीर होने लगा। अब यहां तक तो आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि सर आपने जो भी कुछ बोला मेरे को समझ में आ गया। अब आपने स्टार्टिंग पे एक चीज बोला था कि कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी, प्राकृतिक घटनाएं हुई, तो वहां से और ज्यादा दिक्कत हो गया। यहां तक तो बात सही है कि चलो भाई रेट बढ़ा, कुछ भी हुआ, तो हम लोग पाव रोटी तक तो खरीदने के लिए सामर्थ्य थे, कुछ ना कुछ खा ही लेते थे। लेकिन अब और एक सबसे बड़ा दिक्कत होता है ना, जो नहीं, एक कहावत ऐसा बोला गया है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और नहीं देता है तो कुछ नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि बोला गया कि नंगे जो लोग होते हैं, भूखे जो लोग होते हैं, उनको कपड़े तक या फिर खाने तक का सोचना पड़ता है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो खाना वेस्टेज करते हैं पार्टी में, शादी में। तो मैं बोलना चाहूंगा, जितने लोग अपने पार्टियों में, शादियों में, बर्थडे पार्टी में जो खाना वेस्ट करते हैं, अगर खाना बच जाए तो उसको पैकिंग कर लीजिए। और आप, मैं बोलूंगा कि जो आसपास के जो भूखे लोग होते हैं उन पे जरूर बांट दे, ताकि खाना बर्बाद, वेस्टेज आपका नहीं होगा। तो आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं तो जैसा ही ये सारी घटनाएं हुई कि वृद्धि हो गया एक तो सारी जनसंख्या में, साथ में अनाज उत्पादन से जितना उत्पादन हो रहा था उससे ज्यादा खपत हो गया, पाव रोटी की कीमत बढ़ा दी गई, मजदूरों की जो वेतन थी वो नहीं बढ़ रही थी, और साथ में एक घटना हो जाती है। अब वो घटना क्या था जो आपने बोला सर कि साथ में वो घटना हो जाती है, तो वो एक घटना था और बोला गया ना कि अब प्रकृति भी, यानी कि भगवान भी उन पे दुश्वार हो गया था और क्या करने लगा, एक प्राकृतिक आपदा हुआ। और वो प्राकृतिक आपदा क्या था सर? तो वहां पे जो ओले होते हैं ना, जो बर्फ के जो टुकड़े होते हैं, वो वहां पे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ पे? तो किसानों के जो खेत होते हैं उन खेतों पर क्या होते हैं, जो ओले होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ओले गिरने लगे तो दोस्तों आप देखोगे जो पैदावार था वो नष्ट हो गया। पैदावार क्या था? वो नष्ट हो गया। और आप देखोगे कि पहले तो 100 लोगों का तो खाना अनाज से हो जाता था, 50 लोग तो पाव रोटी खा के मान लो कि जीवित हो जाते थे। अब बताओ, अब स्थिति ऐसा हो गया कि पैदावार जब पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो मात्र 50 लोग खाते हैं और 100 लोग पाव रोटी खाते हैं। तो अब बताओ, यहाँ पे तो और ज्यादा जाति हो गया इनके पास, क्योंकि अब तो पाव रोटी का कीमत और 4 गुना बढ़ गया, पाव रोटी का कीमत और बढ़ गया। तो जब पाव रोटी इतना महंगा हो गया तो लोग उसको खरीद नहीं पा रहे थे। और ये जो स्थिति पैदा हुआ कि एक तो जनसंख्या में वृद्धि हुआ, उत्पादन पहले से ही कम था, लोगों की पाव रोटी की पैसे भी ज्यादा देना पड़ता था। साला ये जो कारखानों के जो मालिक थे वो पैसों में वृद्धि नहीं कर रहे थे, साथ में भगवान ऊपर से और अपना दया दिखा दिया, अपना दृष्टि दिखा दिया कि जो पैदावार है उसको खत्म कर देता है। और पैदावार को जब खत्म कर दिया तो जो फ्रांस की जो जनता थी, जिस समय फ्रांस में लुई 16 का शासन था, तो उनके बीच में एक स्थिति आ जाती है जिसको बोलते हैं जीविका संकट। और एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि उनको जीविका संकट हो गया। क्या हो गया? जीविका संकट हो गया। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर ये जीविका संकट क्या है? तो बाबू, ये जो जीविका संकट क्या होता है, अब समझो मेरा बात, कि जीविका संकट यानी क्या होता है कि एक ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में लगे, तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? जीविका संकट बोलते हैं बाबू। अब जीविका संकट के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, कि मान लेते हैं कि बहुत भारी मात्रा में क्या होता है कि भारी मात्रा में धूप दिया जाता है, और धूप देने से हमारे जो भूमजल स्तर होती है वो धीरे धीरे करके, चाहे अचानक बोलो जैसे ही बोलती है, वो लुप्त हो जाती है। क्या होती है? लुप्त हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है किसी तरह का। भगवान ना करे ऐसा कभी होना चाहिए, इसलिए पानी को बचाया करें। ठीक है, ज्यादा वेस्टेड पानी का उपयोग ना करें। जिस काम को आप 1 बाल्टी में कर सकते हो उसके लिए 2 बाल्टी का उपयोग नहीं करें तो बेटर होगा। तो जितने भी तरह के आप देखोगे कि जीविका संकट के बारे में, तो मैंने क्या बताया कि ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने का जो न्यूनतम साधन है वो भी खतरे में दिखाई देने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीविका संकट। तो मान लो कि आप अपने परिवार में, जैसे कोई भी अपना ही परिवार में, मान लेते कि नहाने से, खाने से, धोने तक में मान लेते कि 10 बाल्टी, कितना 10 बाल्टी जो होता है पानी मिलता है। तो आप बहुत अच्छे से, किसे? बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हो? अपने घर चला सकते हो, खाना पीना, नहाना धोना सब कुछ एकदम आराम से होता है। ठीक है,
लेकिन कैसे, कभी ऐसी स्थिति होती है कि 10 बाल्टी के जगह 9 बाल्टी मिले, तब भी चलो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर लोगे आप। 9 बाल्टी के जगह 8 बाल्टी मिले तब भी आप एडजस्टमेंट कर लोगे, 5-6 बाल्टी मिले तब भी एडजस्टमेंट कर लोगे, 7 बाल्टी मिले तब भी एडजस्टमेंट कर लोगे। लेकिन कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि 10 बाल्टी ना मिलके, 9 बाल्टी ना मिलके, 8 बाल्टी ना मिलके, 6 बाल्टी ना मिलके आपको बस 1 बाल्टी मिले। कितना मिले? 1 बाल्टी मिले। तब तो दिक्कत है भाई। तब आप तो या तो पीने के लिए या तो फिर खाने का सामान बनाओगे, नहाना आप लोग छोड़ दोगे, नहाना तो छोड़ दोगे। लेकिन इससे भी अगर स्थिति खराब हो गई, इससे और भी स्थिति खराब हो गई और आपको 1 बाल्टी भी ना मिलने लगे, तब आपकी स्थिति क्या होगी? तब आपकी स्थिति क्या होगी? तो यही जो 1 बाल्टी पानी तक नसीब ना होगा, उसी स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे कि सर अब तो हमको जीवित रहने पे भी संकट है कि अब हम लोग पिए कि सर खाएं कि बनाएं, क्योंकि पीना भी जरूरी है पानी और खाना बनाना भी जरूरी है। तो ना पी पाएंगे सही से ना खा पाएंगे सही से। बात क्लियर है? तो ऐसी जो स्थिति थी कि लोगों की, जब ऐसे तो सारा कुछ तो आपदा था ही पहले से फ्रांस के शासनकाल में, ऊपर से और एक प्राकृतिक आपदा आ जाता है और सारे फसल को नष्ट कर देता है और दाम में तो एकदम तेजी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो लोगों की जो चरम, उनकी जो स्थिति थी इतनी दयनीय हो गई, इतनी खराब हो गई कि लोग भूखमरी के शिकार होने लगे, लोग यहां से मरने लगे, कुछ लोग पलायन होने लगे, कुछ लोग यहां भाग रहे वहां भाग रहे। लेकिन जीवित रहने का ना भाई, अपना जान माल का तो सबको इच्छा होता है, दूसरे का जब स्थिति बने तो उससे कोई मतलब नहीं है। बोला गया ना कि आपको चोट लगा है तो दूसरा आदमी हंसेगा कि वो देखो कैसा कर रहा है, लेकिन जब उसी को चोट लगता है तब उसको समझ में आता है कि नहीं, चोट जो होता है वो वाकई में दर्द देने वाला होता है। तो जब तक ये स्थिति इतना जब खराब हो गया कि लोग जीवित रहने का भी उनको जब प्रॉब्लम होने लगा, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? जीविका संकट। और आपके पास एक क्वेश्चन आएगा सर, हर बार का क्वेश्चन पूछा गया है कि जीविका संकट क्या है। क्या पूछेगा कि जीविका संकट क्या है? तुम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसी चरम स्थिति जब लोग जीवित रहने के लिए भी उनको दिक्कत हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? जीविका संकट। मैंने क्या लिखा है? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के जो एकदम लास्टेड, एकदम न्यूनतम जो पॉइंट होता है वो भी अगर क्या होगा, खतरे में नजर पड़े कि वो भी ना के बराबर मिले, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? जीविका हम लोग संकट बोलते हैं। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मैंने ये जो टोटल जो चीजें आपको बोर्ड पे बताया है उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग अगला जो क्लास होगा हम लोग उस पर क्या बात करेंगे कि उभरते मध्य वर्ग के, जो मध्य वर्ग का किस तरह से निर्माण हुआ, मध्य वर्ग कैसे अब वो सत्ता में आई, मध्य वर्ग ने क्या क्या किया। तो हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे कि जो उभरते मध्य वर्ग ने, जितने भी जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो लोग हैं जिनको जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त था, उनका अंत की कल्पना उन्होंने करना स्टार्ट किया, उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि अब उनका हम लोग क्या करेंगे? खात्मा करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं आप तो पढ़ ही रहे हो, साथ में आप कॉपी पे लिखा करो, क्योंकि जब तक आप लिखते नहीं हो तब तक समझ में नहीं आएगा। और कुछ कुछ मेरे को कमेंट्स आते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उनको बोलूंगा कि बाबू सबसे पहले आप पीछे वाले क्लास को जरूर देखो, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आते हो और जो आपको पहले वाला क्लास मिला आप वो देख लेते हो, तो उससे कभी भी बाबू समझ में नहीं आएगा जब तक आप पीछे वाले क्लास को नहीं देखते हो। क्योंकि देखो, जो जब आप अगर मान लो कि छत चढ़ोगे या कोई पेड़ चढ़ोगे, तो आप सबसे पहले छत चढ़ रहे हो तो एक सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दूसरा सीढ़ी चढ़ोगे, तीसरा सीढ़ी चढ़ोगे। आप तो बंदर नहीं हो ना कि आपने पहले सीढ़ी से छलांग मांग के 10वां सीढ़ी पे चढ़ गया। तो ऐसा कोई स्थिति नहीं बनता है तो कि आप कभी भी कहीं से भी उठ के आओगे और बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। कि पहले आप तो 100% दो बाबू, आप तो 100% दो कि वीडियो पे शुरुआत से आओ, तब तो समझ में नहीं आएगा, तब तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बाकी कोई नहीं, होता है छोटा बहुत गलती तो होती ही रहती है लोगों से, क्योंकि हम तो खुद एक आदमी है, ठीक है। बाकी बात है कि सर अब क्या करना है, इसके आगे चैप्टर्स को हम लोग लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मैं हर बार बोलता हूं कि सर वीडियो को शेयर किया करें, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब में दिया करें, अपने दोस्तों को भेजा करें, ताकि वो भी सीख पाएंगे, वो भी पढ़ पाएंगे। और जब वो भी पढ़ेंगे तो आपको भी मजा लगेगा, क्योंकि नहीं बोला गया कि जब भी आपस में बातें होंगे इन चीजों के बारे में तो फिर ज्यादा अच्छा लगता है समझने में। आई होप आपको सारा वीडियो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। जो चीज समझ में नहीं आया आप कमेंट कीजिए, सर ये समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाने का काम करूंगा, है ना। बाकी आप भी मेरा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जितने लोग चैनल पे नए हैं, ठीक है, मैं बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक प्रीतम आर्ट्स अकादमी को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीतम आर्ट्स अकादमी के बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो बेल का बटन आता है उसको टच करें, फिर ऑल नोटिफिकेशन पे टच करें, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूंगा क्लास 9 का, क्लास 8 का, उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल पाएगा। और एक गुड न्यूज है आप लोग के बीच में कि बहुत जल्द, इस अगले महीने नहीं लेकिन नेक्स्ट महीने से, यानी कि फरवरी मार्च, ठीक है, मार्च तक आपको मैथ सर मिल जाएंगे, यहाँ पे मैथ क्लासेस में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।